आज के इस गरिमामय और सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक हम सब इस महान योद्धा, महान शहीद और चिर परिचित इसी शहर के रहने वाले वीर को याद करने इकट्ठे हुए हैं। और मैं चेयरमैन यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन श्री मेघराज सिंह जी रॉयल की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप अपना बहुमूल्य समय यहाँ निकाल कर आप पधारे हैं एक श्रद्धांजलि अर्पित करने ऐसे योद्धा को जिसने अपनी स्मृति हर एक के दिमाग में युग तक रहेगी और रहती आई है। जनरल सेक्रेटरी के बारे में मैं बहुत छोटे में बताऊँगा क्योंकि ये मेरा पहला उद्बोधन है और आगे आगे बहुत अच्छे वक्ता हम सब ने बुलाए हैं और वो डिटेल में उसके बारे में बताएंगे। आज हमारे बीच मौजूद है मुख्य अतिथि जनरल मानदाता सर। जब मैंने इनको इनवाइट किया तो आपने कहा कि मेरा आज मेडिकल चेकअप का अपॉइंटमेंट है, पर आपने अगर हमें इनवाइट किया है, बुलाया है, तो मैं अपॉइंटमेंट को स्थगित करता हूं और आज ये हमारे बीच में पधारे। इसी प्रकार फ्रंट रो में सबका इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। मैं आप सबका, जनरल ऑफिसर्स और तमाम जो यहाँ पे वेटरन्स बैठे हैं, सर्विस ऑफिसर्स बैठे हैं, उन सब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आप सब यहाँ पधारे हैं। और साथ साथ सभी वेटरन्स जो बड़ी संख्या में यहाँ जनरल साहब के प्रोग्राम पधारे हैं, उन सब का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और साथ में मातृशक्ति और जनरल साहब के सन और सुपुत्री, उनकी बेटे की बहू, सब पारिवारिक लोग यहाँ विराजमान हैं और बीकानेर से भी लोग पधारे हैं, उन सब का भी स्वागत करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ये स्मृति ले जाएंगे और अगले आने वाले सालों में भी ऐसे प्रोग्राम अपनी अपनी जगह जिस भी शहर में हो वो हमें करने चाहिए, क्योंकि ऐसी महान विभूति का जो याद करना अपने आप में एक यादगार बन जाता है। तो जनरल साहब के बारे में 4 चीज़ पर प्रकाश डालूंगा, उनकी 4 क्वालिटी पे जो मुझे जो मन में आया और मैं बोलना चाहूँगा। सबसे पहला है, जनरल साहब एक महान रणनीतिकार थे। उन्होंने जो फौज में जो हमारी टैक्टिक्स या स्ट्रेटजी सिखाई जाती है उससे अलग हटके ऑपरेशंस की रणनीति बनाई। और एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है बियॉन्ड ऑब्जेक्टिव। उनकी सोच जो दूरदर्शी थी, उनकी सोच ऑब्जेक्टिव तक सीमित नहीं थी। उनकी सोच थी कि लुक बियॉन्ड ऑब्जेक्टिव एंड रीच एट द गिवन स्पीड एंड टाइम। उन्होंने अपना टाइमिंग खुद नियुक्त किया, अपना रणनीति खुद बनाई और आज वो रणनीति अपनी मिलिट्री हिस्ट्री के गलियारों में आज भी उसकी गूंज चल रही है। हर मिलिट्री हिस्ट्री में, हर आर्मी के हर कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस में आपको याद किया जाता है और सिखाया जाता है किस प्रकार एक आक्रामक तरीके से आप अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। जो उदाहरण मैं बताना चाहूँगा, पहला गोवा लिबरेशन का दिए गए टाइम से भी पहले पैरा ब्रिगेड पंजी में सबसे पहले पहुंची और झंडा फहराया। ये जो समय तय किया गया था उसको फतह करने का, उससे बहुत पहले ही इन्होंने ये जीत हासिल कर ली। और ये इन्हें व्यक्तित्व के बारे में दर्शाता है कि इन्होंने जो प्लानिंग की थी उस प्लानिंग से भी बढ़ के आगे की सोच रखी और सबसे पहले पंजिम में झंडा लहराया और पुर्तगाल वालों को वहाँ से मार भगाया। दूसरा है उदाहरण नाथुला का। नाथुला 1967, जब भारतीय सेना 1962 के वॉर में चाइनीज आर्मी से परास्त हो चुकी थी, हौसले हमारे इतने बुलंद नहीं थे, उस दौरान जनरल साहब ने, इसके बावजूद कि ऑर्डर था कि पीछे हट जाओ, पर उन्होंने बोला न पीछे हटेंगे न पीछे मुड़ेंगे। वो जो हमारी धरती है हमारे पास रहेगी, हिंदुस्तान की सीमाएं वहीं रहेगी। इसी प्रकार आज का जो नाथुला है वहीं मौजूद है और हम सब वहाँ पे घूमने भी जाते हैं और वहाँ पे दर्शन करने भी जाते हैं। जनरल साहब ने एक जो शब्द आता है ऑडेसिटी, दुस्साहस, वो इतना ज़बरदस्त था कि चाइनीज़ 62 के बाद में बड़े हावी थे हिंदुस्तान पे कि हम तो नाथुला चौकी और लापेला पास ये सब ले लेंगे। 2 डिवीजन, 27 डिवीजन, 17 डिवीजन को ऑर्डर था कोर कमांडर का
कि आप विड्रॉ कर जाइए, क्योंकि चाइनीज़ से हम पहले भी हार चुके हैं और ये उनके साथ मुकाबला करना शायद हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। पर जनरल साहब ने कहा नथिंग डूइंग ओवर माय डेड बॉडी, ये यहाँ से मैं नहीं हटूँगा, जबकि 27 के जो GOC थे वो पीछे हट चुके थे। पर इन्होंने अपना फोर्सेस आगे अग्रपंक्ति में जा के हौसला बढ़ाया, ट्रेंचेज में गए, जवानों से मिले, उनके साथ संवाद किया, उनका हौसला बढ़ा के उसको बचाए रखा। तो क्षमा जो होती है, क्षमा उसी को सौंपती है। मुझे याद है एक रामधारी दिनकर जी का 2 लाइन, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत और सरल हो। सरलता किसी मुकाम तक काम करती है, उसके बाद में अगर दुश्मन नहीं माने, जैसा कि भी आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा है कि दुश्मन को अंजाम तक पहुंचाना हिंदुस्तान आर्मी ने बड़ी बखूबी से निभाया है, पहले भी निभाया, आगे भी निभाया। कभी भी आज तक हिंदुस्तान आर्मी ने हिंदुस्तान में कभी भी लेट डाउन नहीं किया। ऑलवेज वी हैव बीन अहेड एंड वी हैव बीन फाइटिंग एंड वी हैव बीन रेजिंग द नेशनल फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ द ऑल काइंड ऑफ बॉर्डर्स एंड हिल्स। सो जनरल साहब की जो दूसरी मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी वो थी कि वो सोल्जर्स के जनरल थे, वो सैनिकों के जनरल थे। वो एक ओहदा ऊंचे होने के बावजूद भी बड़े सरल व्यक्तित्व के धनी, बड़ी उनकी जो भाषा थी बहुत अच्छी थी, सबकी सुनते थे, हौसला बढ़ाते थे और सबको ट्रेनिंग प्लानिंग, पर प्लानिंग के बाद में एग्जीक्यूशन जो था वो मैंने पहले आपको बताया है कि वो किसी एक जगह नहीं, उस जगह से उनकी आंख हमेशा दूर रहती थी कि मैं वहाँ तक कैसे जल्दी पहुँचूँ और दुश्मन को अपने ही मैदान में हराऊँ। तो ये बातें नाथुल्ला के बाद में जो इनका मेन ऑपरेशन था वो 1971, जो कि हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट के एरिया में सबसे आज तक का न ऐसा हुआ न कभी देखा। हेलीबॉर्न ऑपरेशंस, मेघना नदी बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल, उसकी जो वाटर फ्लो लेवल है बड़ा फास्ट, बहुत चौड़ी नदी, और उस नदी को पार करने के लिए काफ़ी दिन लग सकते थे। प्लानिंग में था कि हम आराम से नदी को पार करेंगे, पर जनरल साहब कहाँ रुकने वाले थे। उनका शौर्य, उनकी जो उद्देश्य तो अलग था। उनका उद्देश्य था ढाका, तो किस प्रकार ढाका जल्दी पहुंच के इस पाकिस्तान को वहाँ से हटा के, नामो निशान हटा के, और इसको बांग्लादेश बनाया जाए। वही उन्होंने किया। 120 हेलीकॉप्टर की शॉर्टेज, पूरे इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि फर्स्ट टाइम हेली ब्रिज बना के। नॉर्मली हम आर्मी में क्या करते हैं, इंजीनियर्स ब्रिज बनाती है, फिर उसको पार करते हैं, अगर करंट ठीक है तो टैंक्स भी पानी के ऊपर से निकल जाते हैं, पर ऐसा वहाँ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पूरी रेजिमेंट की रेजिमेंट वहाँ पहुँचा दी और हेलीकॉप्टर को 38 गोलियाँ लगी, खुद को भी गोली टच करके गई, बट उन्होंने परवाह नहीं की। यह है वीरता, शौर्य और सैन्य कमांडरों का एक जो पराक्रम जो हमें देखने को, पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है। और तीसरा जो क्वालिटी मुझे उनकी जो पसंद आती है वो है कि वो बहुत ही असाधारण तरीके से उन्होंने जो सेना में बड़े ऑफिसर्स का, मैं नहीं बोलूँगा कहना नहीं माना, पर किसी हद तक उन्होंने उनका कहना मानते हुए आगे उनको लगा कि मैं आगे जा सकता हूँ तो वो गए। उसमें बहुत बड़ी रिस्क होती है। पढ़ाया जाता है कि एक प्लान करो, ऑब्जेक्टिव तक पहुँचो, पर बियॉन्ड द ऑब्जेक्टिव हम जो कार्रवाई करते हैं वो इतनी बड़ी कार्रवाई कभी नहीं हुई। जो लड़ाई की सिचुएशन अगर आप समझो, वहाँ पे एयरफोर्स फायर कर रही है, आपके जो आर्टिलरी फायर कर रही है, आपके मिसाइल्स, आपके रॉकेट्स जो फायर हो रहा है, उसके बाद में आपके ऑफिशियल सिस्टम, माइनफील्ड, उसमें से जवान निकल के जब आगे आता है और लास्ट में जब क्लोज बैटल फाइट होती है, वो कम दूरी की फाइट है, उसको क्रॉस करके बहुत कम लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। पर इस देश में ऐसे लीडरों के कारण, ऐसे ही शख्सियत के कारण ये मुकाम, ये जीतें हासिल हुई है, चाहे वो कोई सा ही वार हो। तो जनरल साहब का कहना था कि लड़ाई में 2 तरह की होती है, या तो जीतना या हारना। उसमें बड़ा संकोच और बड़ा हिचक होती है कि क्या होगा, परंतु अगर आप किसी उद्देश्य से, किसी एक कर्तव्य से और अच्छी प्लानिंग से और निडर और निर्भीक तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मुकाम जरूर मिलेगा। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अगर किसी इंसान में है,
फौजी में तो बहुत होती है, बाहर भी होती है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी विल लीड यू टू ऑल द सक्सेस। भगवान भी उसके साथ देता है जो रिस्क लेता है। तो यहाँ बैठे काफ़ी सारे वेटरन्स मौजूद है। मैं कम बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आगे के वक्ताओं को आप सब सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत।